आज हम 30 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, जो हमें ये चैप्टर को और अच्छे से समझने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज मेटेलिक लस्टर? अभी हमने लस्टर पढ़ा था। अब लस्टर में जो मेटल का लस्टर होता है, यानी शाइन, मेटल का जो शाइन होता है, उसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। तो what is metallic luster? Metallic luster is the shiny appearance shown by metal. Metallic luster वो shiny appearance है, यानी जो चमकदार, उसका जो चमकीलापन है, जो मेटल दिखाता है, वो मेटेलिक लस्टर कहलाता है। तो मेटेलिक लस्टर इज द शाइनी अपीयरेंस shown by metals such as iron, copper and aluminium। ठीक है, इसमें हमने एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया। What is malleability? Malleability क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, क्या आंसर करना है? Malleability is the property of a material by which it can be beaten into thin sheets. Most metals are malleable. तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया, इसको हम कैसे समझते हैं मैलिएबिलिटी को, कि यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, कि उस मटेरियल को हम पीट के एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब इसके साथ, क्योंकि हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से ये पढ़ा है, तो हम इसमें ऐड जरूर करेंगे कि मोस्ट मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द 2 मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। आपको 2 एग्जाम्पल देना है बहुत ज़्यादा मैलिएबल मेटल का, मतलब एक्सट्रीमली मैलिएबल। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड आपके किताब में जहाँ तक बताया गया है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, सॉरी नहीं, वो तो डक्टिलिटी होता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा मैलिएबल है, यानी वो फॉइल तक में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारी मिठाइयों में आपने देखा होगा कि ऊपर में सिल्वर फॉइल या गोल्डन फॉइल लगा होता है, खाते, जिसको आप खा जाते हो, कंज्यूम कर जाते हो। तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है। व्हाट इज डक्टिलिटी? चलो अब हम आ ही गए डक्टिलिटी पे। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण, जिसमें हम एक मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, उसको थिन वायर में बना सकते हैं। तो डक्टिलिटी याद रखना है कि डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल का, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। नेक्स्ट, गिव 2 यूजेस ऑफ डक्टाइल मेटल्स। आपको 2 ऐसे मेटल का नाम बताना है जो डक्टाइल होने चाहिए, यानी जो डक्टिलिटी दिखाता हो। तो आप सिंपली एक एग्जांपल दे सकते हो। यूजेस में, घर के तार जिससे बनते हैं, कॉपर वायर से, कॉपर मेटल है, तो मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मेकिंग ज्वेलरीज एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्स। आप ज्वेलरीज जैसे पायल हो गया या कान बाली हो गई, ये सब भी तो मेटल के ही बनते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है मेकिंग ज्वेलरीज एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोनोरिटी? Sonority is the property by which metal produce a ringing sound when struck. Sonority एक मटेरियल का या मेटल का प्रॉपर्टी होता है, मेटल यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो सोनोरिटी एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो मेटल रिंगिंग साउंड बनाता है जब उस पर कुछ पीटा जाता है या कुछ मारा जाता है ना। रिंगिंग साउंड क्या होता है? टिन टुन टन, ये सब जो साउंड है, ये रिंगिंग साउंड है ना।
वाई आर स्कूल बेल्स मेड ऑफ मेटल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्कूल बेल्स मेटल की क्यों बने होते हैं। तो as simple as that, school bells are made of metal because metals are sonorous and produce a loud ringing sound. स्कूल बेल मेटल के इसलिए बने होते हैं क्योंकि मेटल सोनोरस होता है और इसके कारण जब उसे पीटा जाता है तो वो बहुत जोर का रिंगिंग साउंड निकालता है ना। Why are metals used to make कुकिंग यूटेंसिल्स, हम मेटल का यूज़ क्यों करते हैं कोई भी खाने की बर्तन बनाने के लिए जिसमें हम खाना पकाते हैं, जैसे कढ़ाई, कुकर या कुछ भी ऐसा, तो क्यों यूज़ करते हैं भाई। तो जहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज़ में पता है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो metals are used because they are good conductor of heat and transfer heat quickly. मेटल इसलिए यूज होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और जल्दी से गर्माहट खाने तक पहुंचा देता है। अब इसको थोड़ा सा और समझाती हूँ। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण मेटल क्या कर रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे आपने मेटल की कढ़ाई चढ़ाई, आपको भी ये पता है, अगर आप किचन में जाते हो तो एक बार चेक करना, आपको भी पता है कि अगर आपने तवा चढ़ाया है या कढ़ाई चढ़ाई है तो आप देखते हो कि कुछ 2 मिनट के अंदर ही वो हीट हो जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है कि उसमें कुछ भी आप डालो वो पक सकता है, वो जल सकता है, वो अच्छे से भुन सकता है ना। तो ये क्यों हुआ, क्यों भुन जाता है, क्यों पक जाता है, क्योंकि हीट मेटल के थ्रू उस तक पहुंचा। हम हीट पे डायरेक्टली खाना नहीं डाल सकते, दाल आप हीट पे डायरेक्टली नहीं डाल सकते, लेकिन उसको पकाने के लिए हीट चाहिए। तो कोई ऐसे चीज पे डालोगे ना जिस पे वो पक जाए। तो मेटल क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए आप क्या करते हो, एक मेटल का बर्तन बनाते हो और उस बर्तन में फिर डालते हो ताकि वो चीज नीचे ना गिरे, वो उसमें ही रहे, है ना। आगे फिर से इसका आंसर रिपीट कर देती हूँ, क्यों मेटल से क्यों कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो मेटल्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ट्रांसफर हीट क्विकली, बस इतना सा आंसर है। Why are the handles of cooking vessels made of wood and plastic? आपके जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं खाना बनाने वाले, उसके जो हैंडल होते हैं, जैसे तवा का हैंडल हो गया, कुकर का हैंडल हो गया, कुछ तो आजकल कढ़ाइयाँ भी आ गई है जिनके हैंडल्स वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका एक ही आंसर है कि वुड और प्लास्टिक आपका मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटल होता है। भले ही वो एलिमेंट की तरह ना देखा जाए लेकिन वो होते नॉन मेटल हैं। तो क्योंकि वो नॉन मेटल है तो वो अच्छे से हीट कंडक्ट नहीं करते, वो जल्दी हीट को अपने से मतलब अपने आप को हीट नहीं होने देते, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो wood and plastic are poor conductors of heat, so they prevent our hands from getting getting burnt. तो वुड और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं और इसलिए उनको लगाया जाता है ताकि वो हमारे हाथों को जलने से बचा सके। What is conduction? अभी ये आपने इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज, चाहे वो हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी हो, वो ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका क्या है डेफिनेशन, यहाँ पे हीट को लेके कंडक्शन डिफाइन किया गया है कि कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मटेरियल। कंडक्शन हीट का ट्रांसफर है एक मटेरियल के एक हिस्से से टू अनदर, दूसरे हिस्से तक, विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, बिना उस मटेरियल के मूव किए, है ना।
वो एक मटेरियल ऐसे रखा है और हीट इधर से इधर तक इसके बिना मूवमेंट के ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इसे हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मटेरियल टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट, व्हाट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। Materials that allow electricity to pass through them easily are called good conductor of electricity. वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है बहुत आसानी से, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो मटेरियल जो आसानी से पास नहीं होने देता वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई ऐसे 3 एग्जाम्पल आप सोचो जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जल्दी पास होने देता है, आसानी से पास होने देता है। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वायर किससे बनता है, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। सिल्वर से इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो महंगा होता है, लेकिन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो 3 एग्जाम्पल में आप कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर डाल सकते हो, या आप अगर चाहो तो आयरन भी डाल सकते हो, है ना, लेकिन 3 ही इनमें से। वाई डू इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लव्स। इलेक्ट्रिशियंस रबर ग्लव क्यों पहनते हैं। रबर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों पहनते हैं, क्योंकि रबर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि एक काइंड ऑफ इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो रबर क्या होता है, क्या करता है, सो इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो रबर आपकी इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं या डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। डिफाइन रस्ट। रस्ट क्या होता है, जंक क्या होता है। रस्ट इज द ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन। रस्ट एक ब्राउन कलर की कोटिंग यानी कवरिंग है जो आयरन के ऊपर खुद ब खुद बनता है when it reacts with both air and water। जब आयरन एयर एंड वाटर दोनों के साथ मिल के रिएक्ट करता है। What is rusting? Rusting is the process of formation of rust on iron object due to presence of moist air। Rusting रस्ट बनने का एक प्रोसेस है। कुछ भी होता है तो एक प्रोसेस में होता है, एक तरीके से होता है ना। तो रस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर रस्ट बनता है। क्यों बनता है, ह्यूमिड एयर या फिर मॉइस्ट एयर के कारण। मॉइस्ट एयर मतलब हवा में जब नमी होती है, ऐसे हवा का आयरन के साथ कांटेक्ट में आने से जो रस्ट बनता है, उस रस्ट बनने के प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग होने के लिए क्या ज़रूरत है, कैसा कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, यानी पानी के कण होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा। व्हाट इज कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, तो रस्टिंग या किसी भी मटेरियल का खराब होना, उसका ऊपर से खराब होते जाना, वो कोरोजन होता है, जो ग्रेजुअल डैमेज होता है उसको। तो इसको कैसे लिखा है, कोरोजन इज द ग्रेजुअल डैमेज और डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। कोरोजन क्या है, बहुत ही ग्रेजुअली यानी बहुत ही धीरे धीरे जो डैमेज क्रिएट होता है किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी मेटल का, या डिटेरियोरेशन, सेम ग्रेजुअल डैमेज या फिर डिटेरियोरेशन, आप दोनों में से कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं, जो मेटल का होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस। और कोरोजन किससे होता है, ये ग्रेजुअल डैमेज किससे होता है, ड्यू टू
एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस, या कोई और सब्सटेंस जैसे एसिड बेस स्ट्रॉन्ग अगर यूज कर लिया या कुछ वैसा तो भी वो भी कोरोड करेगा ना। मेंशन एनी 2 मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। कोई 2 तरीका अब बताना है आपको जिससे आप रस्टिंग से बचा सकते हैं अपने आयरन की चीज़ों को। तो एक याद करो, आप अपने आयरन के गेट को कलर करते हो, है ना। तो पेंटिंग एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें आप अपने आयरन के मटेरियल को पेंट कर देते हो किसी कलर से। और दूसरा तरीका है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, या उसके ऊपर आप ऑयल या ग्रीस का एक लेयर चढ़ा देते हो, ठीक है। What is galvanization? गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन एक बहुत छोटा सा टर्म आपकी किताब में यूज़ किया गया है जो कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है तो आप उनको बता सकते हो कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन को जिंक की कोटिंग से कवर करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो, ठीक है। आयरन को हम क्या करते हैं, जिंक नाम के मटेरियल की कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर जिससे रस्टिंग ना हो। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर? और जब मैग्नीशियम हवा में जलाया जाता है या वो बर्न करता है तो क्या होता है? इसको आप कैसे आंसर करोगे? मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम कैसे जलता है? एकदम तीखी लाइट से जलता है। उसको आप देखोगे ना, आप देख नहीं पाओगे, आपके आंखों के सामने, बोलते हैं ना सूरज को देखने के बाद एक बार क्या होता है, आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है गोल सा, या आप दूसरे तरफ देखते हो तो थोड़ी देर तक नहीं दिखाई देता है। तो वैसे डैजलिंग वाइट लाइट वो क्या सफ़ेद रोशनी छोड़ता है एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जलाने पे क्या होता है हवा में? मैग्नीशियम एक वाइट फ्लेम के साथ, एक बहुत ही तीखी वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। What is the nature of मैग्नीशियम ऑक्साइड? अब आपसे अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या किसी भी मेटल ऑक्साइड अगर वो कुछ देते हैं, आयरन ऑक्साइड या कुछ भी वैसा आता है, तो उसका नेचर क्या है? तो नेचर, सबसे पहले तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि वो अच्छा नेचर का है या वो बुरा नेचर का, ये सब तो नहीं बोलोगे ना। नेचर में आप क्या बताओगे? आप बताओगे वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। कोई भी यहाँ पे ध्यान देना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। What happens when sulfur burns in air? जब हम सल्फर को हवा में बर्न करते हैं तो फिर क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना, सल्फर बहुत ही डेंजरस होता है। अगर वो हवा में बर्न होता है और आपके नाकों तक पहुंच जाता है तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। तो सल्फर बर्न्स टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका आंसर है कि सल्फर अगर हवा में बर्न किया जाता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। What is the nature of sulfur dioxide dissolved in water? और जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसका क्या नेचर है? तो इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस सल्फ्यूरस एसिड विच इज एसिडिक इन नेचर, जो कि एसिडिक है नेचर में, ठीक है। Why is sodium stored in kerosene? सोडियम को हम केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ एयर एंड वाटर। सोडियम बहुत ही जल्दी, अगर आपने हवा में नॉर्मली खुला छोड़ दिया है तो वो बहुत ही जल्दी हवा और पानी के साथ रिएक्ट करता है, और उस चीज़ को रोकने के लिए, उस रिएक्शन को रोकने के लिए इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ एयर एंड वाटर, सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट दीज रिएक्शंस।
वाई इज फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर, और फॉस्फोरस को हम पानी में क्यों स्टोर करते हैं? फॉस्फोरस कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है कि अगर हम उसको हवा में छोड़ देते, नॉर्मली हम जैसे बैठे, अगर मैंने यहाँ फॉस्फोरस रख दिया तो उसमें तुरंत आग लग जाएगा, है ना। तो इस आग से प्रिवेंट करने के लिए, ये रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम उसे पानी में स्टोर करते हैं। Phosphorus catches fire when exposed to air, so it is stored under water. State 4 properties of metal. मेटल के 4 प्रॉपर्टी आपको बताने हैं। तो क्या क्या बता सकते हो आप? एक, लस्चरस, मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और एक्स्ट्रा में अगर आपको याद रखने के लिए तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद रखो, है ना। नेक्स्ट, स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपने बता दिया, तो नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? तो उसका एकदम उल्टा। पहला, लस्चरस का उल्टा डल, सोनोरस का मैलिएबल का उल्टा ब्रिटल, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उल्टा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये दो अलग अलग है। और सोनोरस का उल्टा नॉन सोनोरस या नॉट सोनोरस। गिव 4 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के 4 यूजेस बताने हैं। तो अरे ये तो बहुत आसान है। ऑक्सीजन यूज होता है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। नाइट्रोजन यूज होता है फर्टिलाइजर के लिए, तो नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर्स। क्लोरीन यूज होता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, तो क्लोरीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। और आयोडीन यूज होता है एंटीसेप्टिक के लिए, यानी दवाई की तरह, तो आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक। व्हाट इज एन एलिमेंट? An element is a pure substance that cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical method. What is an element? An element is a pure substance. Element क्या होता है? एक pure substance होता है, जैसा कि बताया गया था। Atoms, सबसे छोटे तरीके के चीज़ जो एग्जिस्ट करती है धरती पे, एटम्स। जब एक तरीके के एटम्स मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। तो एलिमेंट क्या अपने आप में बहुत प्योर है ना। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंस। वो उससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। तुम गोल्ड को ब्रेक करोगे तो गोल्ड ही निकलेगा, तुम सिल्वर को ब्रेक करोगे तो सिल्वर ही निकलेगा, सल्फर को ब्रेक करोगे तो सल्फर ही रहेगा। उससे तुम और किसी चीज़ में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते तोड़ तोड़ के, है ना। तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 4 डिफरेंसेस लिखो मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो मेटल लस्चरस, नॉन मेटल डल। मेटल मैलिएबल, नॉन मेटल ब्रिटल। मेटल डक्टाइल होता है तो नॉन मेटल नॉट डक्टाइल। और मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। काम खत्म, है ना। अब ये सब जो अभी आपने पढ़ा है, ये सब चीज़ों को वापस से देखना, और कुछ अगर बच जाए, कुछ अभी भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय। और एक और टास्क आपको, मैं एक स्क्रीन पे आ रहा है प्रॉम्प्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, उसको आपको डालना है चैट जीपीटी पे। और जो भी क्वेश्चंस आए पढ़ने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को चेक करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है और देखना है आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया वापस से रिवाइज करना है। बाय बाय।